रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे जो कपल्स, जो हस्बैंड एंड वाइफ अपना बच्चा चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड में या वाइफ में या दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। कमी मीन्स कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दे आर नॉट हैविंग द ओन बेबी। उनको बेबी नहीं हो रहा है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, मैरिज होके देर 4 years हो गए, 10 years हो गए, बट दे डोंट हैव देयर ओन बेबी। तो उसके लिए देर इज़ अ सल्यूशन, दैट इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से वो कपल भी खुद का बेबी, उनका खुद का बेबी हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आर द इश्यू, वी आर गोइंग टू गेट इट नाउ। वी आर ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32। साइंस 2 चल रहा हमारा, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, थर्ड चैप्टर। अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो गो टू माई चैनल प्लेलिस्ट, वहाँ पे सारे वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में अवेलेबल है। ठीक है, सो कंटिन्यू। देखो, मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीज़न। बहुत सारे कपल्स के खुद के बच्चे नहीं होते हैं। बहुत सारे कपल्स तो पता ही होगा, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, इन केस ऑफ वुमेन, इसकी वजह ये हो सकती है, अगर वुमेन है, मतलब वजह वुमेन है, तो वुमेन में वो वजह हो सकती है इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमसी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड्स है वो इरेगुलर, जिसे मंथली आना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ वुमेन्स में वो 3 months 4 months में आता है, कुछ कुछ वुमेन्स में वो 10 days में आता है। तो दिस इज़ इरेगुलरिटी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो वुमेन के, हम लोग लोकल लैंग्वेज में भी कॉल बांझ है, वो औरत बांझ है जिसका खुद का बेबी नहीं हो रहा है, ऐसा लोकल में कहते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट यूज़ दोस वर्ड्स, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ है, डिफ़िकल्टीज़ इन oocytes प्रोडक्शन। oocytes प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी हो रही है, जो फीमेल हार्मोन्स है, सॉरी, जो फीमेल एग और जो फीमेल का एग ओव्यूल प्रोड्यूस होता है, वो प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, थर्ड रीज़न ये हो सकता है ऑब्स्टिकल इन ओविडक्ट। oocyte प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ओविडक्ट में रुकावट है। ठीक है, स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, स्पर्म ओव्यूम तक नहीं पहुँच पा रहा है, या ओव्यूम बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, फोर्थ रीज़न हो सकता है इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब एक तो ओव्यूल तो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, लेकिन जब वो आके यूटेरस में इम्प्लांट होता है तो वो रुकता नहीं है, मतलब इम्प्लांट वहाँ पे नहीं हो पाता है और निकल जाता है। इसको हम लोग वो बोलते हैं, इनको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बार बार बच्चा गिर जाता है। बच्चा ठहरता नहीं, गिर जाता है, ऐसा लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। एंड मैनी अदर रीज़न, और भी बहुत सारी वजह हो सकती है औरतों में। ठीक है, मदर नहीं बनने की, मतलब खुद का बेबी नहीं होने की, मॉम नहीं बनने की। नेक्स्ट, लेकिन एब्सेंस, सॉरी, ठीक है, अदर रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेंस। देखो, ऐसा नहीं है कि वुमेन में ही कमी रहती है। ठीक है, मेल साइड से भी प्रॉब्लम होती है, मेल में भी देयर कैन बी इश्यू, जैसे एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म एब्सेंट है। स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म है लेकिन वो उनके अंदर एनर्जी नहीं है। स्पर्म को देखो, स्पर्म को ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग ने पहले वाले वीडियो में देखे, टेस्टिस से लेके पेनिस के टिप तक कम से कम 6 मीटर लॉन्ग उसको ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बाद वजीना से लेकर ओविडक्ट तक ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर स्पर्म में मूवमेंट नहीं है या कम मूवमेंट है तो भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, एनामोलिज इन दी स्पर्म, और भी बहुत सारे अजीब बिहेवियर स्पर्म का। ठीक है, ये सब रीज़न हो सकता है मेल में, ये सब रीज़न हो सकता है मेल में, जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन पा रहा है। यानी वुमेन फाइन है, फिट है, लेकिन मेल में कमी है, तो भी दे कांट हैव देयर ओन बेबी। या मेल फिट है, वुमेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो सेम रीज़न, मतलब सेम थिंग, उनका खुद का बेबी नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों का, अगर दोनों में भी इश्यू है तो भी सेम रहेगा। ठीक है, इसका सल्यूशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ द सल्यूशन। ऐसे कपल अपना खुद का बेबी कर सकते हैं।
ठीक है, अपना खुद का बेबी बर्थ कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी. सी हाउ. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक लाइक IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, द चाइल्डलेस कपल कैन हैव अ चाइल्ड. लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से, जैसे IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, जो भी चाइल्डलेस कपल है, जो भी ऐसे माँ बाप है जिनके खुद का बच्चा नहीं है, वो अपना बच्चा पा सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दिस टेक्निक, थोड़ा जूम कर दूँ, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये पिक्चर दिया IVF का. ठीक है. ओव्यूल को स्पर्म्स के थ्रू फर्टिलाइज कर रहे हैं. स्पर्म को ओव्यूम में डाला जा रहा है, और ये एक्सटर्नल हो रहा है इन टेस्ट ट्यूब. ठीक है. जो ओविडक्ट में होता है वो टेस्ट ट्यूब में करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है. तो मैं इसको थोड़ा जूम करके रीड करता हूँ ताकि यू ऑल कैन ईजिली से इट. नेक्स्ट, हाँ, IVF, इंट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसमें होता क्या है? इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन टेस्ट ट्यूब. जो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? टेस्ट ट्यूब में. ठीक है. एंड द एम्ब्रॉयो फॉर्म्ड इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ द वुमेन एट अप्रोप्रिएट टाइम. जो ओविडक्ट में होना चाहिए, जो ओविडक्ट में होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन आकर ओविडक्ट में या अगर स्पर्म नहीं जा पा रहा है, स्पर्म स्लो है मूवमेंट में, या ओविडक्ट में कुछ ऑब्स्टेकल है, तो वैसे ओव्यूम और स्पर्म को बाहर निकाल कर फीमेल का ओव्यूम लेंगे, वाइफ का ओव्यूम लेंगे, और उसके हस्बैंड का स्पर्म लेंगे और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करेंगे, और टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रॉयो बनेगा. तो वो एम्ब्रॉयो को अप्रोप्रिएट टाइम में सेम वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे. ठीक है, मॉडर्न टेक्निक से. समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड IVF. ये टेक्निक को कहते हैं IVF, इंट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, देखो वापस रीड कर रहा हूँ. इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन टेस्ट ट्यूब. फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? टेस्ट ट्यूब में, और एम्ब्रॉयो फॉर्म होगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रॉयो फॉर्म होगा, उसको वही जिसका ओव्यूम और जो फीमेल का ओव्यूम है उसके यूटेरस में, वो वुमेन की यूटेरस में उसको इम्प्लांट कर देंगे. ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम पर, एक प्रॉपर टाइम पर. IVF technique is used for having the child in case of childless couples who have problem like less sperm count, obstacle in oviduct etc. IVF उनके लिए हेल्पफुल है जो मेल में आकर लेस स्पर्म काउंट है, यानी स्पर्म कम आ रहा है. ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म की जगह 100 स्पर्म्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें चलेगा ये. ठीक है, या स्पर्म्स का मूवमेंट स्लो है, उसमें भी IVF है. यहाँ पे लिखा नहीं है, आई एम राइटिंग, क्योंकि एक्सेट्रा लिखा है. या ऑब्स्टिकल ओविडक्ट में रुकावट है, स्पर्म ओव्यूम तक नहीं पहुंच पाता है फर्टिलाइज करने के लिए. तो ऐसे सब पेरेंट्स भी, ऐसे सब मेल या फीमेल माँ या बाप नहीं बन पाते, ऐसे सब मेल बाप नहीं बन पाते, या ऐसे प्रॉब्लम्स वाली फीमेल माँ नहीं बन पाती. ठीक है, तो इनका सल्यूशन है, क्या है? IVF. आई होप समझा. नेक्स्ट इज सरोगेसी. नेक्स्ट क्या है? सरोगेसी. ठीक है, अब सरोगेसी में शॉर्ट में पहले बता दूँ. देखो, कुछ वुमेन्स में ओव्यूम फर्टिलाइज हो रहा है, स्पर्म भी, हस्बैंड भी ठीक है, मतलब स्पर्म काउंट है, स्पर्म मूवमेंट है, वाइफ भी ठीक है, मतलब ओविडक्ट में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ओव्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रॉपर है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स नहीं बन पा रहे. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है ओव्यूम, लेकिन यूटीरस में इम्प्लांट नहीं हो पाता है, यूटीरस में रुकता नहीं है, यूटीरस में स्टिक नहीं होता है, समझ लो. ठीक है, और ड्रॉप आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब गिर जाता है. ऑलराइट, बच्चा गिरना, ऐसा सब वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो ऐसे प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है? तो बहुत सिंपल है. वुमेन में से ओव्यूम को लिया जाएगा, सेम उसके हस्बैंड के स्पर्म को लिया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करेंगे जैसा IVF में किए. लेकिन IVF में सेम मदर के यूटेरस में इम्प्लांट किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे? एक अनदर वुमेन हायर करेंगे, एक और फीमेल को हायर करेंगे. ठीक है, जो उनके बच्चों को अपने गर्भ में पाले, अपने स्टमक में, अपने यूटेरस में दूसरे कपल के बच्चों को रख सकते हैं. ठीक है,
ऑफ कोर्स वो कोई रिलेटिव्स हो तो दे मे नॉट बी चार्जिंग, वरना सरोगेट मदर विल चार्ज। 9 महीने किसी और के बच्चों को अपने वॉम में यानी अपने यूटेरस में रखना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सरोगेट मदर। मतलब इसके जीन्स नहीं हैं, जीन्स ये वुमेन के हैं और ये मेल के हैं, ये फीमेल, ये वाइफ और ये हस्बैंड के जीन्स है। सिर्फ बच्चा, सिर्फ जो जाइगोट है, जो एम्ब्रॉयो है, वो इसके यूटेरस में इम्प्लांट किया गया है, ठीक है। मतलब इसके बॉडी से न्यूट्रिएंट लेके वो ग्रो हो रहा है, लेकिन जीन्स इन दोनों के हैं। ऑलराइट। सो जैसा आईवीएफ में फर्टिलाइज करते हैं वैसे ही फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन हर वॉम, वाइफ के यूटेरस में इम्प्लांट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके यूटेरस में नहीं रुकता है, ठीक है। इसके अंदर इश्यू है, प्रॉब्लम यह है कि इसके यूटेरस में द एम्ब्रॉयो डज नॉट स्टॉप, ठीक है, नहीं, डज नॉट स्टे, डज नॉट इम्प्लांट, प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है, इम्प्लांटेशन नहीं होता। सो फॉर दिस केस, ठीक है, एक थर्ड वुमेन को हायर करते हैं। थर्ड वुमेन को ऑफ कोर्स शी विल चार्ज इट, जो भी है। थर्ड वुमेन जो इनके बेबी को अपने वॉम में, अपने यूटेरस में रखेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सरोगेसी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सरोगेसी एंड दिस वुमेन इज कॉल्ड सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, ठीक है। अब इंडिया में ये सब बहुत रेयर चल रहा है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से चल रही, मतलब बहुत पेस अप है, ठीक है, स्पीड अप है। लेकिन इंडिया में क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, लोग इसको बुरा समझते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो सरोगेसी, सम वुमेन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन, कुछ वुमेन्स को इम्प्लांटेशन में, सम वुमेन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयो इन यूटेरस, कुछ वुमेन्स को यूटेरस के इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम रहता है, एम्ब्रॉयो यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होता। सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमिडल टेक्निक कॉल एज सरोगेसी, इनके लिए एक मॉडर्न रेमिडल है, रेमिडियल मतलब सल्यूशन, ठीक है, सल्यूशन टेक्निक, एक सल्यूशन है, वो कौन सी टेक्निक है, सरोगेसी। इन दिस टेक्निक्स oocytes is collected from ovary of women having problem in implantation in यूरेटस, ठीक है, यूटेरस, वो वुमेन्स जिसको इम्प्लांट नहीं हो रहा है यूटेरस में, उसके ओवरी से oocyte कलेक्ट करेंगे, दैट oocyte फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब, उसके oocyte को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पर्म कलेक्टेड ऑफ हस्बैंड, उसके हस्बैंड के स्पर्म से उसको फर्टिलाइज करेंगे। The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus for some other woman having normal uterus. और ये जो स्पर्म लिया उसके हस्बैंड से और वही वाइफ से ओवरी से, वही वाइफ की ओवरी से oocytes लिए और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया, जैसा आईवीएफ में किया था सेम। लेकिन आईवीएफ में क्या कर रहे थे, एम्ब्रॉयो डेवलप होने के बाद जो वुमेन का oocyte है उसके यूटेरस में इम्प्लांट कर रहे थे एम्ब्रॉयो को, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द एम्ब्रॉयो फॉर्म फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सम अदर वुमेन हैविंग नॉर्मल यूटेरस, कोई और वुमेन के जिसका यूटेरस नॉर्मल है, ठीक है, उसमें एम्ब्रॉयो को इम्प्लांट करेंगे। सच अ वुमेन इन हुज यूटेरस द एम्ब्रॉयो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड एज सरोगेट मदर, और ऐसी वुमेन जिसके यूटेरस में इम्प्लांट किया गया है एम्ब्रॉयो, उसको कहते हैं सरोगेट मदर। आई होप समझा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक, ठीक है। अब एक ऐसी जगह है, मतलब ऐसी प्लेसेस है, जैसे ब्लड बैंक होता है जहाँ पे ब्लड स्टोर करते हैं, लोग आके ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड स्टोर करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से परचेस कर सकता है ब्लड, ठीक है। वैसा ही स्पर्म बैंक है, सीमेन बैंक के लोग यहाँ पर आकर स्पर्म डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं मतलब सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, और जिसको ज़रूरत रहती है वो यहाँ से स्पर्म बाई कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरा, आई डोंट नो द रीज़न, यस इट्स वर्किंग। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन अबाउ, कुछ मेल में स्पर्म प्रोडक्शन को रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसा ऊपर दिया है, ठीक है। इन केस ऑफ
इन केस ऑफ मैनी मेंस, ठीक है, बहुत सारे मेल में स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है. सो एज टू हैव द चिल्ड्रन इन केस ऑफ सच कपल्स न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पर्म बैंक हैव बीन इंट्रोड्यूस. तो ऐसे कपल, देखो किसी किसी मेल में स्पर्म आता ही नहीं है, सीमेंस में स्पर्म रहता ही नहीं है, ठीक है, स्पर्म है लेकिन स्लो है, तो उसका सोल्यूशन है आईवीएफ और सरोगेसी. आईवीएफ और सरोगेसी सोल्यूशन है. किसी का स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन स्पर्म काउंट लो है, यानी कम स्पर्म्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन आ रहा है या स्लो आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन है आईवीएफ और सरोगेसी. लेकिन किसी किसी मेल में स्पर्म आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए सोल्यूशन है स्पर्म बैंक, ठीक है. अब यहाँ क्या होता है, so as to have the children in case of such couple new concept of sperm bank have been introduced. ऐसे कपल जिनके मेल में हस्बैंड में स्पर्म आता ही नहीं है, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है, वो है स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक. दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बैंक. ये ब्लड बैंक की तरह ही है. सीमेन इजैक्युलेटेड बाय द डिजायर्ड मैन इज कलेक्टेड आफ्टर दे आर थोरो फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप एंड स्टोर्ड इन अ स्पर्म बैंक. जो लोग चाहते हैं स्पर्म डोनेट करना, ठीक है, जो लोग स्पर्म बेचना चाहते हैं या सोल्ड करना चाहते हैं, डोनेट करते हैं, जो लोग स्पर्म देते हैं, ठीक है, उनका फिज़िकल और मेडिकल, उनको अच्छी तरह से फिज़िकल मेडिकल चेकअप करके उनका स्पर्म लिया जाता है. सिमिलर है, जैसे कोई ब्लड डोनेट करने जाता है तो पहले उसका मेडिकल चेकअप करते हैं और फिर उसका ब्लड लिया जाता है, ठीक है. तो वैसा ही थरली फिज़िकल और मेडिकल चेकअप करने के बाद सीमेन इजैक्यूलेटेड मतलब सीमेन इजैक्यूलेट करके लिया जाता है, किसका, डिजायर्ड मैन का, और फिर उसको कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है अच्छे से, ठीक है, स्पर्म बैंक में. As per the wish of needful couple, oocytes of women of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. अगर वो कपल चाहे तो उनकी विशेस पर, मतलब वो आकर एक्सेप्ट करे तो वुमेन के oocytes, अगर वो कपल विश करे तो, अगर वो कपल चाहे तो, ठीक है, तो जो वुमेन है कंसर्न, जो वाइफ है, उसके oocytes, ठीक है, आईवीएफ टेक्निक के थ्रू स्पर्म बैंक से स्पर्म लेके फर्टिलाइज किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड में स्पर्म है ही नहीं, हस्बैंड में स्पर्म आ ही नहीं रहा है, तो वाइफ के oocytes को लिया जाएगा, ठीक है, और स्पर्म बैंक से स्पर्म लिया जाएगा और आईवीएफ टेक्निक जो हमने स्टार्ट में पढ़ी उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन किया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, और फिर जो एम्ब्रॉयो बनेगा उसको इम्प्लांट किया जाएगा सेम वुमेन के यूटेरस में, जो वाइफ है उसके यूटेरस में, ठीक है. यहाँ पे नेम ऑफ सेमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ. कानून के हिसाब से उसका नाम पता, जो भी आइडेंटिटी है उसको स्ट्रिक्टली सीक्रेट रखा जाएगा, ठीक है, ताकि डिफेम ना हो, ताकि किसी का इसमें नाम खराब ना हो, ठीक है. अब इसमें एक चीज़ तुम इम्पॉर्टेंट नोटिस कर लो, इसमें जो जीन्स रहेंगे, ठीक है, वो स्पर्म डोनर के रहेंगे और वाइफ के रहेंगे, हस्बैंड के जीन्स नहीं होंगे. जो एक्चुअल हस्बैंड रहेगा कपल का, जो कपल में एक्चुअल हस्बैंड रहेगा मेल, उसके जीन्स नहीं होंगे, ठीक है. कपल में वाइफ के जीन्स होंगे और डोनर के जीन्स होंगे, ठीक है. आई होप समझा. सो दिस इज कॉल्ड स्पर्म बैंक टेक्निक. यानी मेल में बिल्कुल स्पर्म आ ही नहीं रहे, तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ स्पर्म बैंक. वहाँ पे डोनेटेड स्पर्म लिए जाएंगे और रियल वाइफ, जो रियल कपल में जो वाइफ है फीमेल है, उसके oocytes लिए जाएंगे और आईवीएफ टेक्निक यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाएगा और एम्ब्रॉयो को प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम पर सेम वुमेन के सरोगेट, सेम वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाएगा, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विंस. देखो 3 टाइप के ट्विंस होते हैं. ट्विंस आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है. क्या है देखते हैं, आई एक्सप्लेन यू. ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे, ठीक है. असल में ट्विंस 2 ही टाइप के रहते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक. लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है उसमें आगे जाके 2 टाइप है. मोनोजाइगोटिक में ट्विंस ऐसे हो सकते हैं जो आइडेंटिकल हो, ठीक है,
और मोनोजाइगोटिक में ट्विंस मतलब आइडेंटिकल हो लेकिन अटैच नहीं हो, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो। और मोनोजाइगोटिक में ऐसे भी रहते हैं जो ट्विंस तो होते हैं लेकिन एक दूसरे से अटैच रहते हैं, बचपन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कभी कभी तो बॉडी पार्ट ही कॉमन रहता है, यानी दो हेड रहेंगे, दो हैंड्स रहेंगे, दो हेड रहेंगे और बॉडी सिंगल रहेगी, ठीक है, ऐसे ट्विंस। तो वो मोनोजाइगोटिक के दो टाइप है। ट्विंस, मैंने कहा ट्विंस 3 टाइप के रहते हैं, तो वो 3 टाइप्स नहीं, ट्विंस होते हैं 2 ही टाइप के, लेकिन मोनोजाइगोटिक में आगे 2 टाइप है। आगे 2 टाइप है मतलब एक तो आइडेंटिकल ट्विंस हुआ सेपरेटेड और अनआइडेंटिकल ट्विंस हुआ अटैच, ठीक है। और डाइजाइगोटिक मतलब अनआइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो क्या है देखते हैं, लेट्स सी। Two embryo develop simultaneously in same uterus and thus two offspring are delivered simultaneously. दो एम्ब्रॉयो मदर वॉर्म में, मदर के यूटेरस में 2 एम्ब्रॉयो इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। मतलब 2 एम्ब्रॉयो 2 बेबी में डेवलप होंगे, ठीक है, और एक साथ दोनों बर्थ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्विंस। अब इसमें 2 टाइप है आगे। सच ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड ट्विंस। मैनी कपल्स हैव ट्विंस, बहुत सारे कपल्स को ट्विंस रहता है। देर आर 2 मेन टाइप ऑफ ट्विंस। ट्विंस के 2 टाइप है, एक है मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल, सेम सेम दिखते हैं, दिखेंगे भी सेम, उनकी आवाज़ भी सेम होगी, एक्सेट्रा सब कुछ सेम, दिस आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक। या डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस। आगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रॉयो, एक ही एम्ब्रॉयो रहता है लेकिन अर्ली स्टेज में वो डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट विद इन 8 days ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्म होके सिर्फ 8 दिन हुआ, ठीक है, और एम्ब्रॉयो बना और एम्ब्रॉयो में डिवीजन हो गया, एक एम्ब्रॉयो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और फिर 2 अलग अलग पार्ट ग्रो और डेवलप हो रहे यूटीरस में, तो 2 बेबी बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोनोजाइगोटिक, ठीक है। मोनोजाइगोटिक में 2 कंडीशन है, आई सेड यू बिफोर ऑल्सो। अगर जाइगोट विद इन 8 डे, अगर एम्ब्रॉयो विद इन 8 days डिवाइड हो गया जाइगोट फॉर्मेशन के, तो ट्विंस रहेंगे, आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहेंगे, बट अटैच नहीं रहेंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, दोनों की बॉडी सेपरेट रहेगी जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर डिवीजन हुआ, लेकिन अगर जो डिवीजन हो रहा है अर्ली पीरियड में डिवाइड नहीं हुए, आफ्टर 8 days डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, हाँ 8 days आफ्टर डिवाइड हो रहे हैं, तो दे विल बी अटैच, ठीक है। देखते हैं, दोज 2 ग्रुप डेवलप एज 2 सेपरेट एम्ब्रॉयोज, ठीक है। विद इन 8 days आकर वो सेपरेट हो गए तो वो दोनों अलग अलग एम्ब्रॉयो डेवलप होंगे एंड थस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड। और 2 मोनोजाइगोटिक, एक ही मोनो मतलब 1, एक ही जाइगोट से बने हुए 2 ट्विंस, मोनो मीन्स 1, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, तो एक ही जाइगोट से बने हुए 2 ट्विंस है, ठीक है। सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। ये ट्विंस एकदम एक दूसरे की कॉपी रहेंगे, डुप्लीकेट, ठीक है, एकदम जेनेटिकली मतलब दोनों के जीन सेम रहेंगे और दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को सिमिलर रहेंगे। इवन जेंडर भी सेम रहेगा, दोनों का जेंडर भी, यानी दोनों गर्ल होगी या दोनों बॉय होंगे, दोनों का जेंडर भी सेम रहेगा। ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस, ठीक है, दिखने में भी सेम रहेंगे और उनके जेंडर भी सेम रहेंगे। वो सीरियल में आता हो, क्या है, कपिल का शो कुछ आता है ना, उसमें चिंकी पिंकी ऐसा कुछ आते, चिंकी रिंकी, ठीक है, वो आइडेंटिकल ट्विंस है। आई होप समझा। देयर जेंडर इज ऑल्सो सेम, दैट इज बोथ विल आइदर बॉय और गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट, in case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided in 2 groups 8 days after zygote formation, आखिर मोनोजाइगोटिक ट्विन में देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विन का ये फर्स्ट पार्ट था, ये एक पार्ट हुआ ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। मोनोजाइगोटिक ट्विन रहेंगे, दोनों सेपरेट रहेंगे, जेंडर सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन बॉडी से कहीं अटैच नहीं रहेंगे, ठीक है।
जेंडर भी सेम रहेगा और एकदम आइडेंटिकल दिखने में, आवाज़ में, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और डाइजाइगोटिक में, सॉरी, मोनोडाइजाइगोटिक का सेकेंड टाइप क्या है? इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन, इफ द एम्ब्रॉयनिक सेल आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स 8 days आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, 8 दिन के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन के 8 दिन के बाद आखिर डिवीजन हुआ एम्ब्रॉयो का, ठीक है, तो भी ट्विन्स डेवलप होंगे, लेकिन और वही दोनों ग्रोथ तो, लेकिन वो को जॉइंट रहेंगे, मतलब वो ट्विन्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे, या तो उनका हाथ पैर बॉडी जुड़ी हुई होगी या कॉमन रहेगी, ठीक है। इसको कहते हैं सियामेस ट्विन्स, इसको कहते हैं सियामेस ट्विन्स, ठीक है। सच ट्विन्स आर बॉर्न विथ सेम सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइंट, ऐसे ट्विन्स में कुछ बॉडी के पार्ट्स जॉइंट रहते हैं ईच अदर से, या फिर सम ऑर्गेन्स आर कॉमन इन सच ट्विन, या कुछ तो बॉडी के ऑर्गेन ही कॉमन रहते हैं, यानी 2 हेड है लेकिन बॉडी पूरी कॉमन है, या हेड 2 है और हैंड्स भी 2 है दोनों को, लेकिन लोअर पार्ट यानी पैर दोनों के 2 ही है, 2 ही पैर है, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड सियामेस ट्विन्स। तो आई सेड मोनोजाइगोटिक के 2 टाइप्स है, ठीक है। मोनोजाइगोटिक में 2 टाइप्स है। कौन से 2 टाइप्स? एक तो अगर एम्ब्रॉयो डेवलप हुआ विद इन 8 days, ठीक है, तो 2 सेपरेट ट्विन्स जो आइडेंटिकल रहेंगे फॉर्म होंगे और उनका जेंडर भी सेम रहेगा। और अगर आफ्टर 8 days हुआ, आफ्टर 8 days एम्ब्रॉयो, तो ये भी ट्विन्स ही रहेंगे, ये भी एकदम आइडेंटिकल रहेंगे, दिखेंगे भी सेम, जेंडर भी सेम होगा, लेकिन ये जॉइंट रहेंगे, आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए होंगे, ठीक है। आई होप समझ रहा है। या उनका कोई बॉडी ऑर्गेन ही पूरा कॉमन होगा। नेक्स्ट, तो दिस इज मोनोजाइगोटिक के 2 टाइप। नेक्स्ट, डाइजाइगोटिक क्या है? Occasionally, 2 oocytes are released from the ovary of women and both oocytes are fertilized by 2 separate sperm and thus 2 zygotes are formed, ठीक है। देखो, कभी कभार, ओकेशनली, कभी कभार 2 एग रिलीज होते, वैसे तो हमने अभी पहले पढ़ा कि हर महीने एक ही oocyte रिलीज होता है, लेकिन कभी कभार फीमेल में एक साथ 2 oocyte रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ओवरी से, और वो दोनों oocyte फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पर्म से, अलग अलग स्पर्म से दोनों oocytes फर्टिलाइज हो जाते हैं, एंड थर्स 2 जाइगोट्स आर फॉर्म, और इसकी वजह से 2 जाइगोट, पहले से ही 2 जाइगोट फॉर्म होंगे, क्योंकि 2 अलग oocytes 2 अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, ठीक है। 2 एम्ब्रॉयोज आर फॉर्म, तो 2 जाइगोट तो 2 एम्ब्रॉयो, और दोनों इम्प्लांट होंगे, ठीक है। एंड बोथ ऑफ दिस एम्ब्रॉयो सेपरेटली इम्प्लांट, दोनों अलग अलग इम्प्लांट होंगे। देखो, इतना ही फर्क है, इसमें पहले फर्टिलाइजेशन हुआ और एक एम्ब्रॉयो इम्प्लांट हुआ और फिर वो एम्ब्रॉयो डिवाइड हुआ, ठीक है। और डाइजाइगोटिक में 2 oocyte 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए और दोनों जाइगोट एम्ब्रॉयो में जाके इम्प्लांट हो गए, ठीक है, और दोनों ग्रो और डेवलप हो रहे। 2 embryos आर फॉर्म फ्रॉम दोज 2 zygotes एंड बोथ दोज एम्ब्रॉय सेपरेटली इम्प्लांटेड इन यूटिरस, दोनों अलग अलग इम्प्लांट हुए यूटिरस में। थर्स डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर डिलीवर्ड, तो ऐसे केस में क्या डिलीवर होगा? डाइजाइगोटिक ट्विन्स, ऐसे में डाइजाइगोटिक ट्विन्स पैदा होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे में डाइजाइगोटिक ट्विन्स डेवलप होंगे और डिलीवर होंगे। सच ट्विन्स, ऐसे ट्विन्स जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं, दोनों अलग अलग स्पर्म से अलग अलग oocytes फर्टिलाइज हुए, तो जेनेटिकली सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, यहाँ तक कि उनका जेंडर भी डिफरेंट हो सकता है, जेंडर भी डिफरेंट हो सकता है, मतलब एक बॉय हो सकता है, मतलब दोनों सेम जेंडर भी हो सकते हैं, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकते हैं, लेकिन एक बॉय एक गर्ल भी हो सकता है। आई होप समझा। आई डोंट नो वाई माई कैमरा इज, मेरा कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है बार बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई होप तुम्हें दिख रहा है एंड यू ऑल कैन ईजिली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, यहाँ पर आया क्लीनिनेस एक्सेट्रा। आपने अब लेटेस्ट मूवी अक्षय कुमार की तो देखी होगी, वो पैड, ठीक है, सो दैट इज रिलेटेड, दैट मूवी इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अ पर्सन स्टेट्स ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड हेल्थ। जो इंसान फिजिकली बॉडी से, मेंटली दिमाग से, और सोशली बिहेवियर से स्ट्रांग है, तो इट इज़ कॉल्ड हेल्थी पर्सन, उसे कहते हैं हेल्थ, ठीक है।
यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल स्ट्रांगनेस, ठीक है, स्ट्रांग है फिजिकली, मेंटली और सोशली, उससे कहते हैं हेल्थ, हेल्थी पर्सन. In a country, there seems to be lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social custom, tradition, illiteracy, shyness, etc. ठीक है, शाइनेस. तो हमारे देश में क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, तो इसके लिए रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है, जागरूकता नहीं है, इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, मतलब इसकी वजह से लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब है. ठीक है, हमारे देश में जागरूकता यानी अवेयरनेस नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हिसाब से. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो रस्म है, रीति रिवाज, कस्टम ट्रेडिशन, रीति रिवाज, इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं होना, इलिटरेसी, शाइनेस, शर्म करना, ठीक है, तो इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे इधर, हमारे देश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है. यानी देखो सिटी में तो नहीं है, सिटी में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन गांव में बहुत सारी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जूझ रही होती है. यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से उनको डेथ होती है उनकी, या इनफर्टाइल हो जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, या डेथ हो जाती है उनकी. ठीक है, अब ये क्या है, विल सी. क्योंकि शर्म की वजह से वो बताते नहीं, या इलिटरेसी, नॉलेज नहीं होने की वजह से, या रीति रिवाज कि ये सब बातें लोगों में नहीं डिस्कस करनी चाहिए, एक्सेट्रा. स्पेशली देयर सीम्स टू बी इनडिफरेंट टुवर्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन. खास करके फ़र्क किया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन के साथ. ठीक है, देखो मैंने, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैंने ऐसे रीति वाले लोग देखे हैं, ठीक है, सुना है उनके बारे में कि उनमें जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है उसको इतना अशुभ मानते हैं कि दे डोंट अलाउ द वुमेन टू एंटर द हाउस फॉर 7 days 5 days. वो लोगों ने घर में एक अलग रूम बना के रखा है. जैसे फीमेल को मेंस्ट्रुएशन आता है तो डोंट अलाउ देम टू टच द फूड आइटम्स, खाना बनाने का परमिशन नहीं. ठीक है, मतलब उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है. सो दिस ऑल आ रिचुअल, दिस ऑल, और ये मैंने सिटी में देखा है, मुंबई सिटी में. ठीक है, सो दिस ऑल रिचुअल्स एंड कस्टम्स, ये सब इलिटरेसी, ठीक है, की वजह से होता है. राइट, नेक्स्ट, occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. menstrual cycle और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रीट किया जाता है रिप्रोडक्टिव और हेल्थ ऑफ वुमेन से. ठीक है, नाउ डे वुमेन्स आर वर्किंग एट अ पावर विथ मैन. आज के टाइम पर वुमेन्स मेल के साथ, फीमेल मेल यानी वुमेन्स मेंस के साथ मिलकर काम कर रही है. ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे आउटडोर फॉर होल डे, जिसकी वजह से उनको दिन भर बाहर रहना पड़ता है. ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर उसमें उनको मेंस्ट्रुएशन रहा, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रहा तो ब्लीडिंग होगी. ठीक है, ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन्स यानी जेनिटल, इसकी वजह से प्राइवेट ऑर्गन यानी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, वजीना, ठीक है, नीड्स टू मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है. अदरवाइज प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम होगी. सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मैन टू, मैन में भी ये प्रॉब्लम्स, ज़रूरी नहीं वुमेन्स में, मैन में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है अगर वो लोग क्लीनिनेस नहीं, मैन लोग अगर क्लीनिनेस नहीं मेंटेन करे तो. इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनिनेस ऑफ देयर जेनिटल, इसके लिए जेनिटल पार्ट, जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेनिस, और जो भी रिप्रोडक्टिव, वजीना, टेस्टिस, ये सबको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. तो क्लीनिनेस यानी साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी. देखो बहुत सारे मेल्स दे डोंट क्लीन देयर जेनिटल आफ्टर यूरिनेशन, वॉशरूम के बाद वो लोग दे डोंट यूज़ वाटर टू क्लीन देयर जेनिटल. ठीक है, तो उनमें भी बहुत सारी, मतलब वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड होती है अगर जेनिटल पार्ट्स क्लीन ना किए जाए. ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज. Among the various sexual disease,
साइफिलिस एंड गोनोरिया ऑकर्स ऑन लार्ज स्केल। देखो वैसे तो बहुत सारी सेक्सुअल डिजीजेज होती है, लेकिन उसमें ये दो बीमारी बहुत हाई लेवल पे होती है, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया से होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी मेल से फीमेल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया से ये बीमारियां होती है। साइफिलिस में पेनलेस सोज होते हैं, ठीक है। पेनलेस यानी पहले तो दर्द, पहले पता ही नहीं चलता है कि ये बीमारी, ये बैक्टीरिया लगा है। इसमें सोर्स होते हैं, सोर्स मतलब वो पार्ट पूरा छिल जाना, जलन होना एक्सेट्रा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम तो उससे भी बड़ी है, इसमें डेथ भी हो सकती है और इनफर्टिलिटी भी होती है, ठीक है। और दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, एक से दूसरे में। नेक्स्ट, बोथ ऑफ दिस टू डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दोनों बीमारी बैक्टीरिया से होती है। ऑक्यूरेंस ऑफ चेनक्री, ठीक है, चेनक्री यानी अल्सर, पैचेस, ठीक है। देखो मैंने इसका मीनिंग लिखा है, इसका मीनिंग है अल्सर, छाले आना, छाला छाला पड़ना, पैचेस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटल, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में छाले आ जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे, ठीक है। जेनिटल पार्ट पे भी आएंगे, यानी पेनिस, वजीना के साइड, वजीना एक्सेट्रा। फीवर आएगा, इन्फ्लेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, हड्डियों में दर्द होगा, ठीक है, जोड़ों में दर्द होना। एलोपेशिया, बालों का झड़ना एक्सेट्रा, एलोपेशिया बालों का झड़ना है एक्सेट्रा, ये सब बीमारी हो सकती है साइफिलिस, और ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं साइफिलिस और गोनोरिया, ठीक है। मतलब आकर बैक्टीरिया ट्रांसमिट हुआ है और साइफिलिस हुआ या गोनोरिया हुआ है, तो ये सारे उसके सिम्टम्स है, ये सब प्रॉब्लम महसूस होने लगेगी। आदर सिम्टम्स, ये सब निशानी है, किसकी निशानी है? साइफिलिस की, सॉरी ये सब इसकी निशानी है, साइफिलिस। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, पैचेस का आना यानी अल्सर, छाले पड़ना, ठीक है, जेनिटल पार्ट पे या बॉडी पर। रैशेस आना, रैशेस तो आपको पता होगा, छिलना, बदन का छिल जाना, रैशेस पड़ना। बुखार का आना, जॉइंट्स में पेन होना, एलोपेशिया बालों का झड़ना, ये सारी निशानी है किसकी? साइफिलिस की, ठीक है, साइफिलिस। नेक्स्ट, सेकंड कौन सा है? इसकी क्या क्या निशानी है देखते हैं। पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन, बहुत दर्द होना या जलन होना, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिनेशन, वॉशरूम करते वक्त, एक नंबर बोलते हैं ना, मे आई गो टू 1 नंबर, बच्चे लोग बोलते हैं, ठीक है। यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन करते वक्त बहुत दर्द होना या जलन होना। ऊजिंग ऑफ पर्स, या पर्स का निकलना पेनिस से या वजीना से, ठीक है। पर्स, वजाइना, पेनिस या वजाइना से पर्स का निकलना। पर्स मतलब एक वाइट कलर का, ग्रे कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, उसको हिंदी में दे कॉल इट पीप एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी है पर्स। पेनिस या वजाइना, कुछ टीचर्स को वजीना भी प्रोनाउंस करते हैं, इसके लिए मैं भी वजीना बोल रहा हूँ, ठीक है। पेनिस या वजाइना से पर्स का ऊजिंग, ऊजिंग मतलब बाहर निकलना, फुटकर बाहर आना, या जैसे ऊजिंग मतलब कुछ चीज़ एकदम प्रेशर के साथ बाहर आती है, उसको कहते हैं ऊजिंग। इन्फ्लेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, या यूरिनरी ट्रैक का जलन, यूरिनरी ट्रैक में जलन होना। इन्फ्लेशन मतलब जलन, पेन होना, किधर पेन होना? यूरिनरी ट्रैक यानी जो यूरिन का जो ट्यूब है उसमें, ठीक है। एनस, या एनस में, एनस मतलब जो बैक पार्ट है जहाँ से 2 नंबर या वेस्ट पार्ट बाहर आता है, एनस। ट्रॉथ, गले में। आइज, आँखों में जलना, गले में जलना, एनस में जलना या यूरिनरी ट्रैक में जलन होना, ये सब सिम्टम्स है किसके? गोनोरिया। आई होप समझा, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अचानक में पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ना, इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम में ज़्यादा आबादी का बढ़ना, इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यू मे हैव रियलाइज फ्रॉम द टेबल, ये टेबल आप देखकर समझ सकते हो कि इंडिया का पॉपुलेशन 1901 में 23 था, ठीक है, 23 करोड़ था 1901 में, 23 करोड़।
उसके 10 साल बाद सिर्फ 2 करोड़ बढ़े, 25 करोड़ हुआ। ठीक है, मैं आगे के सिर्फ नंबर्स बोल रहा हूँ, सिर्फ ये दो, 25 करोड़ हुआ। उसके 10 साल बाद सेम था, कुछ भी नहीं बढ़ा, वेरी गुड। उसके 10 साल बाद 1931 और 2 ही करोड़ बढ़े। उसके 10 साल बाद यानी 1941 4 करोड़ बढ़े। उसके 10 साल बाद 51 में फिर 4 करोड़ बढ़े। फिर 61 और 10 साल बाद 43 हुआ, यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट बढ़ा, 35 से 43 यानी अप्रॉक्स 8 करोड़ बढ़ गया। फिर 71 और 10 साल बाद 43 से 54 यानी पूरे 11 करोड़ बढ़े। तो यहाँ से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हुआ, पॉपुलेशन का बर्स्ट एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो गया। तो आप चार्ट देख के समझ सकते हो। ठीक है, 71 से 81 14 करोड़ बढ़ गए, 54 से 68 14 करोड़ का गैप हुआ। 68 यहाँ पे 16 करोड़ बढ़े और 10 साल में। फिर अगले 10 साल में 84 से सीधा 102 यानी 18 करोड़ का एडिशन हुआ, 18 करोड़। और फिर 2001 से 2011 21 करोड़ का एडिशन हुआ, सॉरी 19 करोड़ का एडिशन हुआ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाना। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। दिस इज अबाउट आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दूँ पैराग्राफ। You may have realized from the table given beside about the fast population growth of India. We have to face various problems. Population fast explosion, fast population growth यानी population explosion की वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, डिक्रीज पर कैपिटा इनकम, लोगों की इनकम कम होना, पर डे इनकम कम आना, लोन बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस, टेंशन, नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक्सेट्रा। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम। ऐसे सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, ऐसे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है फैमिली प्लानिंग, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और अभी तो कंडीशन ये है कि ऐसा लॉन्च करना पड़ेगा, हम दो हमारा एक। ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट इंडिया का पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ है। ठीक है, अभी अराउंड 1 करोड़ 135 है, 135 करोड़ प्लस चल रहा है इंडिया का पॉपुलेशन। ठीक है, प्लस उससे भी ज़्यादा। सो इसका सोल्यूशन बता रहे हैं क्या है, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग वही हम दो हमारे दो। आई होप समझा। ठीक है, बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। आखिर वीडियो देखोगे तो और तुम ईजिली यू कैन गेट ऑल द आंसर्स। अगर तुमने स्टार्ट टू लास्ट ये मेरे चारों वीडियोस, 5 वीडियो बने ये चैप्टर पे, अगर पाँचों वीडियो देखे तो हार्डली तुम्हारा 4 घंटा जाएगा 5 वीडियो देखने, बट यू विल क्लियर ऑल द सारे, मतलब यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर्ड एंड ये सारे आंसर्स तुम फाइंड कर सकते हो। मतलब ये सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं बल्कि आई कैन से बाय हार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने सारे वीडियोस देखे, ये सारे आंसर्स मेरे एक्सप्लेनेशन में आई हैव कवर्ड इट ऑल। ठीक है।